गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 21 तक अपन इकोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम तक का अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 22 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता तथा संरक्षण। जैव विविधता तथा संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बच्चों इस चैप्टर में अपने को दो बातें मेनली सीखनी है। एक तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, किस चीज के लिए अपन बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग करें हैं, बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से स्तर बताए गए हैं, कौन कौन से प्रकारों में बायोडाइवर्सिटी को वर्गीकृत किया गया है, विश्व में बायोडाइवर्सिटी की क्या पोजीशन है, भारत में बायोडाइवर्सिटी की क्या पोजीशन है, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न कैसे कैसे होते हैं। पहले तो अपन ये चीज समझेंगे। उसके बाद बच्चों बायोडाइवर्सिटी में कमी किस प्रकार से आ रही है, जो वर्तमान में एक बहुत बड़ा इशू है ना। बायोडाइवर्सिटी में क्षति के कारण क्या क्या हैं, फिर बायोडाइवर्सिटी का हम किस प्रकार से संरक्षण करें, ये चीज अपने को बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस टर्म की, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी। देखो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है जैव विविधता, जीव जगत में पाई जाने वाली विभिन्नता या विविधता। जीव जगत में पाई जाने वाली विभिन्नता या विविधता को ही बच्चों क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी। अब देखो और सिंपल भाषा में समझो, हम अपने आसपास बहुत सारे प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हैं। मतलब हम हमारे आसपास जीवों की अनेक जातियों स्पीशीज को देखते हैं। तो बच्चों इससे अपने को ये तो आइडिया लग गया कि हमारे इस जैविक संसार में, इस जैविक विश्व में जाति के स्तर पर क्या देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। भाई हमको हमारे आसपास जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की खूब सारी जातियां दिखाई दे रही है। इसका मतलब जाति के स्तर पर अंतर पाया जा रहा है, विभिन्नताएं पाई जा रही है। अब बच्चों हमें यह नहीं सोचना है कि साहब ये अंतर जाति के स्तर पर ही पाया जाता है। तो ध्यान से समझना बच्चों, कोशिकाओं में वृहद अणु से लेकर, कोशिकाओं में वृहद अणु से लेकर, वृहद अणु की अगर अपन बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड। तो कोशिकाओं में वृहद अणु से लेकर बायोम या जीवोम तक क्या पाया जाता है बच्चों,
अंतर या विभिन्नताएं पाई जाती है। और एक बच्चों सामाजिक जीव विज्ञानी था, ध्यान देंगे अच्छी तरह से, सामाजिक जीव विज्ञानी, सोशियल बायोलॉजिस्ट, जिसका नाम था बच्चों एडवर्ड विल्सन। अच्छी तरह से नाम याद कर लेना, एडवर्ड विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन क्या कहता है कि जीवीय संगठन के किसी भी स्तर, चाहे से छोटा स्तर हो, वृहदणु स्तर मान लो, या बड़े से बड़ा स्तर मान लो जीवों, तो जीवीय संगठन के छोटे से छोटे स्तर से लेकर बड़े से बड़े स्तर तक पाई जाने वाली विभिन्नता या विविधता के लिए हम जैव विविधता शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो विविधता से मतलब अपने को लगाना है अनेकता, प्रकार, ठीक है। तो जीव जगत में छोटे से छोटे लेवल से लेकर लाइक वृहदणु, बड़े से बड़े लेवल लाइक बायोम या जीवोम तक पाई जाने वाली विभिन्नताओं या विविधताओं को ही अपन एक जैव विविधता कह सकते हैं। अब देखो, माना अपनी पृथ्वी पर कोई परग्रही आए, सपोज कोई दूसरे ग्रह का जीव है, सदस्य यहां पर आए, तो अपनी पृथ्वी पर इस विशाल जैव विविधता को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाएगा कि यार इस ग्रह पर, इस पृथ्वी पर कितने सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य अगर मान लो बायोलॉजी नहीं जानता हो या जैव विविधता से परिचित ना हो, तो एक सामान्य मनुष्य विश्वास नहीं करेगा कुछ तथ्यों पर। जैसे मैं आपको तथ्य बताता हूं, अगर अपनी इस पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी पर बीटल या भृंग की 3 लाख से भी अधिक जातियां पाई जाती हैं। बीटल या भृंग की 3 लाख से भी अधिक जातियां पाई जाती है। अगर बात की जाए चींटियां, तो बच्चों चींटियों की लगभग 20,000। एक नॉर्मल आदमी इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकता कि साहब चींटियों की भी 20,000 जातियां हो सकती है। कि अगर बात की जाए मत्स्य, मछलियों की एप्रोक्स 28,000 और एपीफाइड ऑर्किड्स अधिपादपों की 20,000 से भी अधिक। तो एक नॉर्मल मनुष्य सामान्यतः विश्वास नहीं कर पाएगा कि अपनी पृथ्वी पर इतनी जैव विविधता पाई जाती है। क्या इस डाटा से अपन कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे बीटल या भृंग की 3 लाख से भी अधिक, चींटियों की 20,000, मछलियों की 28,000 से भी अधिक, अधिपादपों की 20,000 से भी अधिक जातियां अपनी इस पृथ्वी पर पाई जाती है। अब ये तो हमारे समझ में आ रहा है कि साहब जातियों में बहुत ज्यादा विविधता या अंतर देखने को मिलता है। तो बच्चों ये अंतर केवल जातियों के स्तर पर ही नहीं है, ये अंतर तो इस स्तर पर भी, एक कोशिका की भी अगर अपन बात करें तो कोशिका भी विभिन्न प्रकार के वृहद अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। जब इकोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको समझाया था बच्चों, सजीव संगठन का, जीवीय संगठन का शुरुआत ही यहां से अपन बताएंगे। जैवणु हैं, जैवणु से कोशिकांग, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, तंत्र, व्यष्टि जीव हैं, व्यष्टि जीवों के मिलने से पॉपुलेशन, समष्टि बनती है, समुदाय बनता है, पारितंत्र, लैंडस्केप, बायोम, जीवमंडल। तो एक छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक हमको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब उस बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, स्तर हो सकते हैं, उनकी चर्चा बच्चों अपन करते हैं।
देखो बच्चों, जैव विविधता के स्तर या लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखो 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी बताई गई है, या बायोडाइवर्सिटी के 3 स्तर बताए गए हैं। ध्यान देंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवांशिक विविधता। सेकंड, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जातीय विविधता। और थर्ड, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकीय विविधता। क्लियर? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है बच्चों आनुवांशिक स्तर पर। एक ही जाति में आनुवांशिक स्तर पर भी विविधता पाई जा सकती है। जातीय विविधता जो होती है, ये होती है बच्चों जाति स्तर पर, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है वो होती है बच्चों पारिस्थितिकी यह स्तर पर। अब अपन इनको कैसे समझ सकते हैं उदाहरण सहित, तो ध्यान देंगे, माना कोई एक जाति है, जाति एक ही है, और वो एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में विविधता प्रदर्शित कर सकती है। जाति एक ही है लेकिन आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में विविधता प्रदर्शित करती है। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, हिमालयी क्षेत्र में एक औषधीय महत्व का पादप मिलता है। वैसे तो खूब सारे पादप पाए जाते हैं, एक औषधीय महत्व का पादप मिलता है सर्पगंधा, जिसका वैज्ञानिक नाम है राउवोल्फिया वोमेटोरिया या राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, ये सर्पगंधा जो औषधीय महत्व का पादप है उसका वानस्पतिक नाम है। और इस पादप से बच्चों एक एल्केलॉइड प्राप्त होता है। इस पादप से एक एल्केलॉइड प्राप्त होता है जिसका नाम है रेसरपीन। एल्केलॉइड का नाम क्या है बच्चों? रेसरपीन। अब इस रेसरपीन की, इस एल्केलॉइड की क्षमता कैसी है, इस रेसरपीन की सांद्रता कितनी है, इन चीजों को अगर ध्यान में रखें तो जाति एक ही है, पादप एक ही है सर्पगंधा, लेकिन हिमालय के ही अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाला जो ये पादप है, इसमें पाए जाने वाले रेसरपीन की क्षमता और सांद्रता क्या हो सकती है बच्चों? अलग अलग हो सकती है। तो ये जो अंतर पाया जा रहा है, ये अंतर बच्चों किस लेवल पर पाया जा रहा है? आनुवांशिक स्तर पर पाया जा रहा है। और आनुवांशिक स्तर पर अगर इंडिया में ही बात की जाए, भारत में, तो बच्चों चावल के लगभग 50,000 प्रभेद या स्ट्रेन
अपने इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। आम की लगभग 1000 किस्में, वैरायटी अपने इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, जाति एक ही है, सर्पगंधा, चावल, आम, लेकिन इनमें जो ये अंतर देखने को मिल रहा है, ये अंतर बच्चों किस स्तर पर है? आनुवांशिक स्तर पर है। इसलिए अपन इस प्रकार की विविधता को कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवांशिक विविधता। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन देखें स्पीशीज डाइवर्सिटी, जातीय विविधता किस लेवल पर है? जाति के स्तर पर। अब इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें, अपने इंडिया में पश्चिमी घाट में उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। ठीक है? अगर वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट पर देखें कि साहब उभयचरों की कितनी जातियां पाई जा रही है, और उसी की तुलना करें ईस्टर्न घाट पूर्वी घाटों से, तो बच्चों पूर्वी घाटों की तुलना में पश्चिमी घाटों पर उभयचरों की जातियां अधिक पाई जाती है, उभयचरों में अधिक विविधता देखने को मिलती है। तो यहां पर जो ये अंतर बताया जा रहा है, ये अंतर बच्चों किस स्तर पर बताया जा रहा है? जाति के स्तर पर बताया जा रहा है। ठीक है? अब पारिस्थितिकीय जो विविधता होती है, पारिस्थितिकीय स्तर या ये विविधता होती है बच्चों पारितंत्र के स्तर पर। क्लियर? अब पारितंत्र आप पढ़ चुके हो, पारितंत्र प्रकृति की इकाई है जहां पर रहकर जीवधारी जो जीव होते हैं वो अपने भौतिक पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया करते हैं। ऐसी जगह को, ऐसे स्थान को, ऐसे प्रकृति के प्रतीक को ही अपन क्या कह सकते हैं? पारितंत्र कह सकते हैं। अब अपनी बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है, अगर पारितंत्र की बात की जाए, एक तो मान लो इंडिया है, भारत, और एक स्कैंडिनेवियाई देश है नॉर्वे हैं। अब भारत की अगर अपन बात करें तो मान लो जैसे मरुस्थल है, मैंग्रोव है, घास स्थल है, या और वर्षावन। तो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पारितंत्र पाए जाते हैं। और ये जो पारितंत्रों में विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार के जो पारितंत्र पाए जा रहे हैं, यह विविधता भारत की नॉर्वे देश की तुलना में क्या है? अधिक है। या सिंपली अपन ऐसा कह सकते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे की तुलना में भारत में अधिक पारितंत्र पाए जाते हैं। या इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो नॉर्वे की तुलना में, पारितंत्र के स्तर पर जो डाइवर्सिटी है वो नॉर्वे की तुलना में कहां पर ज्यादा है बच्चों? भारत में ज्यादा है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आनुवांशिक स्तर पर हो गई, स्पीशीज डाइवर्सिटी जाति के स्तर पर हो गई, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पारितंत्र के स्तर पर हो गई। उदाहरण जो दिया है, नॉर्वे की तुलना में विभिन्न प्रकार के पारितंत्र ज्यादा पाए जाते हैं, किस में? भारत में। अब बच्चों ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, जो पारितंत्र के स्तर पर बताई गई है, इसको फर्दर 3 प्रकारों में या आगे 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो कौन कौन से भाग हैं उनका अध्ययन अपन करते हैं। पारिस्थितिकीय विविधता के प्रकार या पारिस्थितिकीय विविधता का वर्गीकरण। जो पारिस्थितिकीय विविधता है
इसको 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी, ध्यान देंगे बच्चों। एल्फा विविधता, एल्फा डाइवर्सिटी, बीटा विविधता, बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। और तीसरी है बच्चों गामा विविधता, गामा डाइवर्सिटी। अब देखो बच्चों, तीनों किसके प्रकार है ये, पारिस्थितिकीय विविधता के। किस आधार पर बताई गई थी, पारितंत्र के स्तर पर। तो अगर एल्फा डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो एक ही समुदाय में पाई जाने वाली विविधता, एक ही समुदाय में पाई जाने वाली जो विविधता है उसको अपन क्या कहेंगे बच्चों, एल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी, दो समुदायों के बीच या दो समुदायों के बीच पाई जाने वाली विविधता, दो समुदायों की मिलाकर उसको क्या कहा जाएगा, बीटा विविधता। और गामा डाइवर्सिटी, इसको बच्चों क्षेत्रीय विविधता भी अपन कह सकते हैं। अर्थात एक संपूर्ण क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता, एक संपूर्ण क्षेत्र में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विविधता जो होती है वो गामा डाइवर्सिटी कहलाती है। अब देखो कैसे अपन इसको इमेजिन कर सकते हैं। माना एक पूरा बड़ा सारा क्षेत्र है जहां पर पहाड़ भी हैं, है ना, पहाड़ों की तलहटी में मान लो कोई नदी भी बह रही है, आसपास कोई ऐसा घास का मैदान जंगल भी है। देखो ऐसे हम अपन इमेजिन कर लेते हैं, माना जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, नीचे से ऐसे मान लो ये कोई नदी भी जैसे बह रही है, आसपास जैसे ये मान लो पेड़ पौधे वनस्पति भी उगे हुए हैं, यहाँ पर ये मान लो कोई जैसे घास का मैदान है। इस तरीके का अपन कोई एक क्षेत्र मान लेते हैं। ये नदी के अंदर मान लो कोई जीव जंतु विविधता जैसे पाई जा रही। अब देखो यहाँ पर इमेजिन करो, अभी जैसे इसको मान लेते हैं, सपोज ये कोई एक घास का मैदान है, घास का मैदान है, ठीक है। अब इसकी डाइवर्सिटी की अगर अपन मान लो बात करें तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, एल्फा डाइवर्सिटी हो जाएगी। एक ही समुदाय में, कम्युनिटी के लेवल पर एक ही समुदाय में पाई जाने वाली विविधता हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी बच्चों, एल्फा डाइवर्सिटी हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब यहीं पर ये एक घास का मैदान और एक अपन क्षेत्र ये मान लें, हैं, पहाड़ के ऊपर जैसे मान लो पेड़ पौधे वनस्पति ग्रो कर रही है। इन दोनों की अगर बात की जाए, इन दोनों की अगर बात की जाए, ये बच्चों फिर क्या हो जाएगी, बीटा डाइवर्सिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बीटा डाइवर्सिटी। और अगर इस पूरे के पूरे क्षेत्र की ही अपन बात कर लें, जिसमें मान लो ये नदी बह रही है, इसको भी शामिल कर लें, ये घास के मैदानों को भी अपन शामिल कर लें, ये पहाड़ों पर कोई जंगल वंगल बसा हुआ है, इसको भी अपन शामिल कर लें, तो ये पूरी की पूरी क्षेत्रीय है, ये बच्चों क्या हो जाएगी, गामा विविधता। समझ गए। तो एक ही समुदाय में पाई जाने वाली एल्फा, क्लियर। अलग अलग समुदायों में, भाई दो भी यहां पर कोई जरूरी नहीं है, यहां पर अपन ये कह सकते हैं अलग अलग समुदायों के बीच पाई जाने वाली विविधता बीटा, और एक पूरे के पूरे क्षेत्र की जब बात कर दी जाएगी तो वो बच्चों क्या हो जाएगी, गामा विविधता हो जाएगी। तो यहां तक अपन ने सीख लिया जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग अपन किस किस के लिए कर सकते हैं, जैव विविधता के स्तर कौन कौन से होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, क्या आधार माना गया,
जेनेटिक डाइवर्सिटी आनुवांशिक स्तर पर, स्पीशीज डाइवर्सिटी जाति के स्तर पर, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इकोसिस्टम के स्तर पर। और जब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के वर्गीकरण की बात की जाएगी तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और गामा। यहां तक की अपन बात कर चुके हैं। अब बच्चों अपन कुछ आंकड़ा देखते हैं पृथ्वी पर जैव विविधता का, और उसके बाद में कुछ आंकड़ा अपन देखते हैं भारत में जैव विविधता का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पृथ्वी पर जैव विविधता। देखो बच्चों, बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जैव विविधता, पृथ्वी पर जैव विविधता। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, एक संस्था बताई गई है, इसका नाम अच्छी तरह से पूरा याद कर लेंगे, IUCN। IUCN का डाटा दिया है 2004 का। तो किसके अनुसार? IUCN के अनुसार। तो पहले तो बच्चों IUCN की फुल फॉर्म देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये संस्था है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस संस्था के 2004 के आंकड़ों के अनुसार अपनी पृथ्वी पर जैव विविधता जिसका पता चल चुका है वो बताई गई है 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, अर्थात 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, 17 लाख से लेकर 18 लाख, 17 लाख से लेकर 18 लाख तक जीवों की जातियां बताई गई है। किसके अनुसार? IUCN के अनुसार। इतनी जातियों का तो बच्चों पता चल चुका है ना, उनका वर्णन, नामकरण, वर्गीकरण ये काम किया जा चुका है। बहुत सारी जातियों की अभी भी खोज होना बाकी है। और जिस प्रकार से प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, ये भी अंदेशा है कि बहुत सारी जातियां उनकी खोज होने से पहले ही क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। अब ये डाटा तो मान लो दे दिया IUCN ने। अब देखो बच्चों, अपन जानते हैं कि ये मान लेते हैं जैसे अपनी पूरी पृथ्वी है, ग्लोब, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा अपनी संपूर्ण पृथ्वी को, अपने संपूर्ण ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ये अपन मान लेते हैं बच्चों क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और ये बच्चों क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब कटिबंधीय क्षेत्र बताएं, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की ओर और 23.5 डिग्री ही दक्षिणी गोलार्ध की ओर। ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है बच्चों? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 से 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश। ये बताया गया है बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और फिर ये
66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये क्या बताया गया है? शीत कटिबंध बताया गया है। तो बच्चों मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इसमें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उसका कारण भी अपन जानेंगे। और जो बायोडाइवर्सिटी की खोज का या वर्णन का जो काम है वो इन क्षेत्रों में ज्यादा पूर्ण हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर जातियां ही क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। तो मैक्सिमम जातियों की खोज का वर्णन का काम किया जा चुका है शीतोष्ण और शीत कटिबंधों में, कम जातियां होने की वजह से। यहां पर बच्चों जातियां अधिक है। अब वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे मान लो गहन अध्ययन किया गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जातियों का, और इन क्षेत्रों में कीटों की कितनी जातियां पाई जाती है। ठीक है, कीटों की जातियों का जो अनुमान था, अनुपात था, कीटों की जातियों का जो अनुपात था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उसी अनुपात को लागू करके और पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता का निर्धारण किया गया कि साहब इन क्षेत्रों में कीटों की जातियां इतने अनुपात में पाई जाती है तो बाकी जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की भी लगभग इतनी जातियां पाई जाती होगी। उस अनुपात को अप्लाई किया गया। तो उस अनुपात से क्या डाटा निकलकर सामने आता है, उस डाटा का बच्चों अपन अध्ययन और कर लेते हैं। देखो बच्चों, एक चरम आकलन की परास, चरम आकलन की परास, इसके अकॉर्डिंग तो जातियां बताई जा रही है कितनी? 20 से 30 मिलियन। और एक अधिक रूप से सही वैज्ञानिक जो आकलन है वो किया गया है किसके द्वारा? रॉबर्ट मेय के द्वारा। वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चों? रॉबर्ट मेय। और रॉबर्ट मेय के आकलन के अनुसार पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं? 7 मिलियन, लगभग 70 लाख। ध्यान से समझना बच्चों, IUCN का 2004 का डाटा तो क्या कह रहा है? 1.5 मिलियन से अधिक, 1.5 मिलियन से अधिक, मतलब लगभग 1.7 1.8 मिलियन तक। कुछ चरम आकलन की परास क्या कह रही है? 20 से 30 मिलियन। रॉबर्ट मेय के द्वारा जो आकलन प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार 7 मिलियन, 70 लाख। तो अब तक तो अभी पूरी जातियों की खोज बच्चों हुई नहीं है। अब ध्यान दो, जितनी भी आकलित जातियां हैं, जितनी का भी आकलन किया गया है, आकलित जातियों में 70% से अधिक तो बच्चों क्या पाई जाती है? जंतु जातियां पाई जाती हैं। जितनी का भी आकलन हुआ है उसमें 70% से तो अधिक क्या पाई जाती है? जंतु जातियां पाई जाती है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, इन सब को अगर मिला दिया जाए तो ये बच्चों 22% से अधिक नहीं है। मतलब ये सब तो मिलाकर लगभग कितने हैं? 22%, इससे ज्यादा नहीं है। और अगर जंतुओं की बात की जाए तो जितनी भी आकलित की गई है उसमें से 70% से भी ज्यादा बच्चों क्या है? जंतु है। क्लियर? अब ध्यान दो, जंतु जातियों का लगभग 70% कीट जातियां हैं। मतलब प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 क्या हैं बच्चों? कीट हैं। प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 क्या हैं? कीट।
तो अगर जंतुओं की बात की जाए तो सबसे प्रधान समूह आपको बच्चों क्या बताना है? कीट। सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? कीट। और अगर पादपों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जातियां बच्चों किसकी बतानी है? आवर्तबीजी। ठीक है, अब जंतुओं में सबसे ज्यादा कीट है। और अगर बाकी जंतुओं की अपन बात करें तो बच्चों मछलियां हैं, उभयचर, सरीसर्प, स्तनधारी, इन सब को भी अगर मिला दिया जाए तो भी बच्चों ये कवकों से कम है। अब देखो विरोधाभास हो रहा है। एक तरफ तो अपन कह रहे हैं कि जितनी भी जातियां आकलित की गई है उनमें से 70% से अधिक क्या है? जंतु। जंतुओं में सबसे ज्यादा कौन है? कीट। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब मिलाकर 22% से भी अधिक नहीं है। और अगर अकेले अपन किसकी बात कर लें, केवल कवक की भी बात कर लेना बच्चों, तो फिशीज, ठीक है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स, ये सब मिलाकर भी कवकों के बराबर नहीं है। इससे क्या आइडिया लग रहा है भाई? जो ये विविधता है, इस विविधता के वितरण में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। कुछ जातियां जंतुओं की बहुत अधिक है तो कुछ जातियां पादपों की भी बहुत ज्यादा है। अब यहां तक तो बच्चों केवल पादप जंतुओं की बात हुई। सूक्ष्म जीव की कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं है। सूक्ष्म जीव जो नग्न आंखों की सहायता से दिखाई नहीं देते। तो बच्चों नॉर्मल जो पहचानने के, वर्गीकरण करने के जो तरीके हैं वो अपन सूक्ष्म जीवों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। भाई इन आंकड़ों में सूक्ष्म जीवों का आंकड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि पादपों को, जंतुओं को पहचानने के लिए, वर्णित करने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है वो तरीके अपन सूक्ष्म जीवों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए सूक्ष्म जीवों की विविधता का पता नहीं चल रहा। ठीक है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनका प्रयोगशाला में संवर्धन नहीं किया जा सकता, तो फिर उनकी जातीय विविधता का कैसे पता चले? जातियां तो उनकी भी होती है। अब उन पर बच्चों नए तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे, हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इन सब को अप्लाई करके अगर सूक्ष्म जीवों की जातियों का पता लगाया जाए तो ये भी हो सकता है कि सूक्ष्म जीवों की जातियां इन पादप जंतुओं की जातियों से भी बहुत ज्यादा अधिक अपने को देखने को मिल जाए। क्लियर बच्चों? तो ये तो सारी कहानी हो गई विश्व में जैव विविधता की। अब बच्चों अपनी बुक के अंदर जंतुओं में, हैं, पादपों में विभिन्न जातियों की आनुपातिक संख्या को प्रदर्शित किए हुए कुछ पाई चार्ट दिए हुए, पाई डायग्राम दिए हुए, वृत्त चित्र जैसे बनाए हुए हैं। उसमें अलग अलग पोर्शन बताए हुए हैं। साहब उभयचर इतने हैं, मत्स्य इतने हैं, सरीसर्प इतने हैं, स्तनधारी इतने हैं, पेड़ पौधों में भी शैवाल, कवक, आवर्तबीजी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो वो जो वृत्त चित्र हैं जिनमें विभिन्न जातियों की आनुपातिक संख्या दिखाई गई है वैश्विक स्तर पर, पृथ्वी के स्तर पर, उन चित्रों का अपन अध्ययन और कर लेते हैं। उसके बाद में अपन भारत में जैव विविधता की बात करेंगे। ठीक है बच्चों? तो उन पाई डायग्राम को अपन एक बार देख लेते हैं। देखो बच्चों, वैश्विक स्तर पर अगर अपन अकशेरुकी, कशेरुकी और पादप जातियों की आनुपातिक संख्या का अगर वितरण देखें तो देखो बच्चों, अगर अकशेरुकियों की बात की जाए तो बच्चों अकशेरुकियों में सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं? कीट। प्रोटोजोआ से लेकर और इकाइनोडर्मेटा तक अगर अपन सभी अकशेरुकियों की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं? कीट। ये इतना हिस्सा मान लो, ये पूरा पोर्शन कीटों का है। सबसे ज्यादा कीट पाए जाते हैं। फिर मोलस्क, क्रस्टेशिया, कीटों के बाद फिर मोलस्क, उनके बाद फिर क्रस्टेशियन और फिर अन्य प्राणी समूह, बाकी सब मिलाकर ये इतने। तो अकशेरुकियों में सबसे प्रधान कौन हो गए बच्चों? कीट। द्वितीय नंबर पर अपन किसको मान सकते हैं? मोलस्क। अब अगर कशेरुकियों की अपन बात करें, हैं, फिशीज और एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स, तो अगर कशेरुकियों की बात करें तो जितने भी कशेरुकी हैं उनमें से एप्रोक्स आधी,
वो इतनी जातियां तो बच्चों किनकी है? मत्स्यों की, मछलियों की। फिर द्वितीय नंबर पर अपन बता सकते हैं पक्षी। फिर द्वितीय नंबर पर कौन है? पक्षी। फिर सरीसर्प और स्तनधारी और उभयचर, ये लगभग बराबर है। ठीक है, तो सर्वाधिक मत्स्य जातियां, उसके बाद में पक्षी, फिर सरीसर्प और अंत में स्तनधारी और उभयचर। इस प्रकार का आनुपातिक संख्या वितरण है किनका? कशेरुकियों का। पादप जगत में अगर अपन देखें तो सर्वाधिक जातियां पाई जा रही है आवृत बीजियों की और कवकों की। मैक्सिमम आवृत बीजी हैं, कवक हैं। ठीक है, फर्न या टेरिडोफाइट संख्या में कम है, मॉस, ब्रायोफाइट ये थोड़े ज्यादा हैं। इधर बात करें शैवाल ज्यादा हैं, लाइकेन थोड़े कम है। तो अगर पादप जगत की बात करें तो जो एंजियोस्पर्म है, आवृत बीजी हैं और कवक जातियां हैं, वो सर्वाधिक पाई जाती है। मॉस फर्न में तुलना करें तो मॉस ज्यादा है, फर्न कम है। शैवाल लाइकेन में तुलना करें तो शैवाल ज्यादा है, लाइकेन कम है। सबसे कम जातियां पादपों के अंदर बच्चों जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजियों की पाई जाती है। तो ये वैश्विक स्तर पर अपन अकशेरुकी, कशेरुकी और पादप जातियों का एक आनुपातिक संख्या वितरण अपन देख सकते हैं। ये तो बच्चों विश्व के स्तर पर जैव विविधता की बात हो गई। अब भारत में जैव विविधता का क्या स्टेटस है और उससे आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।